जो हमें भूख देता है उस नीली छतरी वाले को भगवान कहते हैं और जो हमारे लिए अन्न उगाता है जमीन हिंद पर उसे किसान कहते हैं। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा। जी हाँ, हर बार की भांति इस बार फिर हम मौजूद हैं आप सभी लोगों के साथ, हमारे प्यारे राम राम सा के दर्शकों के साथ। लेकिन आज हमारे साथ कुछ किसान लोग हैं। सबसे पहले तो आज के इन किसानों से हम आप लोगों का परिचय करवा दें। ये लोग सीकर से आए हैं और विभिन्न तरह के जगह जगह अलग अलग गांव से आए हैं, अलग अलग तरह की खेती करते हैं, अलग अलग तरह के नवाचार करते हैं और ये लोग एक एक्सपोजर विजिट पर हैं। क्या होती है एक्सपोजर विजिट, क्यों आज यहाँ पर आए हैं, क्यों इस खूबसूरत से जैविक फॉर्म में आज ये मौजूद हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। इसलिए शुरू करते हैं राम राम साहब। जी हाँ, एक्सपोजर विजिट में किसानों को भेजा जाता है अलग अलग खेतों पर, अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग जगहों पर, जिससे कि ये उन चीजों के बारे में पता कर सकें जो कि इनकी खेती को आगे बढ़ाने में सहायक होता है, जो कि इनकी आमदनी को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। और इसी सिलसिले में आज ये लोग जयपुर के इस जैविक फार्म में मौजूद हैं, जहां पर इन्हें बताया जाएगा कि इंटीग्रेटेड खेती क्या होती है, समन्वित खेती क्या होती है। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं इस खूबसूरत खेत के मालिक इंद्रराज जाट जी को, जो कि इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रराज जाट एक बीएससी एग्रीकल्चर हैं, एक युवा किसान हैं और काफी समय से किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं। एग्रो टूरिज्म ये करते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग ये करते हैं। इंद्रराज जी नमस्कार। राम राम साहब। राम राम साहब। इंद्रराज जी, इंटीग्रेटेड खेती के बारे में जानने के लिए आज हमारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो बताइए क्या होती है इंटीग्रेटेड खेती। इंटीग्रेटेड खेती मतलब समन्वित कृषि प्रणाली। समन्वित कृषि प्रणाली का मतलब है कि छोटे से खेत पे कृषि की विभिन्न विभिन्न तरह की जो क्रियाएं हैं वो एक साथ की जाएं, ताकि वो एक दूसरे से रिलेट करके और किसान जो है वो अपनी इनकम को डबल कर सके, या 3 गुना कर सके, या 4 गुना कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक थीम है सर। और अगर आज के समय में देखा जाए, आज आने वाला जो कृषि का दौर है, इस दौर में अगर देखा जाए तो सबसे अहम बात यह है कि अगर किसान को अपनी इनकम को डबल करना है तो एक चारा है समन्वित कृषि प्रणाली। अगर भारतीय किसानी को बचाना है तो एक ही चारा है समन्वित कृषि प्रणाली, जिससे किसानों की इनकम को डबल किया जा सकता है। जी हाँ, बहुत बड़ा एक मिशन चल रहा था कि 2022 तक हमारे किसानों की आय को दुगनी करनी है, डबल करनी है, उनको आय को इतना करना है कि वो आत्मनिर्भर हो जाएं। और उसका तरीका इस युवा किसान ने निकाला है, कि किसान योग वैज्ञानिकों ने निकाला है कि क्यों ना खेती के लिए अपने ही खेत को हम प्रयोगशाला बना लें, अपने ही खेत पर हम कुछ नवाचार करें, अपने ही खेत पर हम तरह तरह की खेती करें, बहुत सारी खेती को एक साथ करें जो कि एक दूसरे से लिंक हो। इसी को इंटीग्रेटेड खेती कहते हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ में अर्जुन जी मौजूद हैं। अर्जुन जी, इनवाइट करना चाहूंगा आपको, और उसके बाद हम धीरे धीरे इस पूरे खेत का भ्रमण करेंगे। किसान भाइयों के साथ हम इस पूरे खेत का भ्रमण करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर इंटीग्रेटेड खेती होती है। अर्जुन जी नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम साहब। आज एक्सपोजर विजिट के लिए बहुत सारे किसान आए हुए हैं जी। क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से ये लोग सीखेंगे और क्या है एक्सपोजर विजिट असल में? देखो जी, किसानों को जहाँ यहाँ पे हम लेके आए हैं, इनका एक हमारा जो उद्देश्य ये है कि किसानों को जो जहाँ जहाँ पे नए किसान जो है वो नवाचार कर रहे हैं, और यहाँ के सीकर के किसानों को हम यहाँ जयपुर में जो किसान नवाचार कर रहे हैं एग्रीकल्चर में या इंटीग्रेटेड फार्मिंग में, उनको यहाँ पे दिखाने के बाद में किसान को भी कहीं ना कहीं जाके लगता है कि मैं भी जैसे ये किसान कर रहे हैं वैसे मैं भी अपने फार्म पे जाके इस तरीके से अपना मॉडल फार्म तैयार कर सकूँ, जिससे कि किसान को एक अपने अर्निंग जो सोर्सेज है वो कई तरीके से वो बना सकता है। और जब तक फार्म अपना सेल्फ सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि वहां से ही उसको सारा सब कुछ निकालना है फार्म से, तब जाके किसान की एक आर्थिक स्थिति एक अच्छी होएगी। यही हमारा उद्देश्य है कि किसानों को अलग अलग जगह पे जाके जैविक फार्म दिखाना है, या फिर हम मुर्गी फार्म का दिखाना है, मछली फार्म है, जो भी है ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, वो सारा पैटर्न हम लोगों को सिखाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अलग अलग जगह पर, अलग अलग इन्वायरमेंट में, अलग अलग खेत की अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग प्रकृति होती है। उस खेत के हिसाब से वहां क्या क्या कार्य हो सकते हैं जिससे कि इंटीग्रेटेड खेती की जाए। राम राम सा में इस बार हम लेकर आए हैं आपको जयपुर के पास के एक गांव घोराश्याम दास के खूबसूरत से ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन के जैविक फार्म में। और यहाँ हम इसीलिए आए हैं क्योंकि आज यहाँ पर सीकर के कुछ किसान नाबार्ड द्वारा प्रायोजित एक्सपोजर विजिट पर आए हुए हैं। इस विजिट में ये किसान भाई इस फार्म पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सीखने के लिए आए हैं। ये लोग यहाँ 3 दिन रुकेंगे और मुर्गी पालन, बकरी पालन, जैविक खेती,
अजोला उत्पादन, नर्सरी निर्माण एवं ऊंट पालन से अपनी आय बढ़ाने के विकल्पों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इन किसानों से सबसे पहले हमने जानना चाहा कि किस तरह के सवाल अपने मन में लेकर आए हैं, किस तरह की जानकारियां ये लोग लेना चाहते हैं, और उसके बाद पूरे फार्म पर विजिट के दौरान हमने इनके सवालों के एक्सपर्ट के माध्यम से जवाब भी लेने के प्रयास किए। जी क्या नाम है आपका? प्रहलाद राम कुलेरी, तासरबड़ी, तहसील धोद, जिला सीकर, राजस्थान। जी क्या पूछना चाहते हैं? मैं बकरी फार्म करना चाहता हूँ। जी। इनकम डबल कैसे होती है? अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो मेरे पास खेती है, जी गाय है, गेहूँ जो चीना गवा मूंगफली, जी प्याज। बकरी पालन के बारे में जान रहे हाँ, बकरी पालन के बारे में डबल इनकम कैसे हो, हैं? जी खेती के साथ साथ और भी साथ। जी हाँ, यूँ तो खेती में बहुत सारे गम हैं, परंतु इस समय सबसे बड़ा गम ये है कि इनकम थोड़ी कम है। उस इनकम को किस प्रकार से डबल कर सकते हैं, उस इनकम को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, हर किसान यही पूछना चाहता है। आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। कोई और? मैं मनीष कुलेरी, तासरबड़ी गांव, जी तहसील धोद, जिला सीकर, राजस्थान। जी। इसमें कौन सी मुर्गियां बेस्ट रहती है डबल इनकम के लिए, जी ये पूछना चाहता हूँ। जी, मतलब मुर्गी, इसके बारे में, हाँ। मुर्गी फार्म वो आप मुर्गी शुरू फार्म करना क्या? चाहते हैं, पोल्ट्री हाँ। फार्म शुरू हाँ। करना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्या तो मैंने करते हैं आप? अभी क्या करते हैं? अभी तो खेती, क्या प्याज बो रखे हैं। प्याज बोए हुए हैं। पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई चल रही है साथ में, क्या करते हैं? कॉलेज है, क्या सब्जेक्ट है आपके पास? बीए आर्ट। बी आर्ट्स है। आप कॉलेज कर रहे हैं और कॉलेज साथ कर में, रहे हैं, साथ में तो कृषि भी। इसके बाद नौकरी करना चाहेंगे कि खेती ही करना चाहेंगे? खेती करना चाहूँ। क्यों? खेती जाट के लिए खेती मशहूर है। क्या बात है, जोरदार तालियां इस युवा के लिए जिन्होंने कहा कि जाट के लिए खेती मशहूर है, एक किसान के लिए खेती मशहूर है। वाकई में आप जैसे लोग हमें चाहिए, तभी भारत कृषि प्रधान देश रह पाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। मेरा नाम सुभाष कुमार है, गांव तासरबड़ी, जिला सीकर, और मैं मुर्गी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी क्या जानना चाहते हैं मुर्गी के बारे में? बचत कैसी है, ज्यादा कमाई कैसी हो? जी अभी क्या कर रहे हैं? बस खेती खेती में क्या उगा रहे हैं? तरबूज बार की तरबूज बा रखे हैं। तरबूज से कितना इनकम आपको होती है? 50-60 हजार बीघा की बीघा की। बचत। और पढ़ाई लिखाई छोड़ दी मैंने, किसानी कर रहा हूँ, किसानी कर रहे हैं। 12 तक करके छोड़ दी। अच्छा, कैसा लगता है किसानी में? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। किसानी ट्रेंड हो गया आजकल, बड़े बड़े लोग पढ़ाई छोड़कर किसानी कर रहे हैं। आपके तो मिला है, आपको तो विरासत में मिली है। हाँ, विरासत में मिली है। मेरा नाम रिचपाल सिंह है, जी। ग्राम दादियारामपुरा, तहसील खंडेला, जी जिला सीकर। जी और मैं गाय की नस्ल के बारे में जानना चाहता हूँ, कौन सी दूध ज्यादा देती है और उसकी पैदावार भी ठीक हो। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी खेती कर रहा हूँ, क्या उगाते हैं? सरसों, गेहूँ, जो चना। अच्छा, और अब आप गोपालन की तरफ जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं, गिर गाय या थार पार कर कुछ ऐसा? पशुपालन की तरफ, जैसे गाय भैंस वगैरह जो भी। कितनी बीघा जमीन है आपके पास? मेरे पास 15 बीघा जमीन है। कभी सोचा आपने कि खेती छोड़कर मैं कुछ और काम करूं? और काम की सोचते हैं, लेकिन फिर भी ये पूछते नहीं काम है, तो इसमें ज्यादा रुचि रखते हैं। इसमें ज्यादा रुचि रखते हैं। धरती माता पुकारती है आपको, आपके खेत पुकारते हैं आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जब धरती माता देने लगती है तो छप्पर फाड़ कर देती है, और बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो खेतों के आसपास जन्म लेते हैं, जिन्हें धरती माता अपनी सेवा करने का मौका प्रदान करती है। एक बार जोरदार तालियां रिचपाल जी के लिए। आप बहुत देर से पूछना चाह रहे थे पर आवाज नहीं दी आपने। ये प्याज के बारे में, प्याज का किसान हूँ मैं, प्याज की खेती करता हूँ, सावड़ोदा दायलान, जिला सीकर से हूँ। और जैविक प्याज ही करते हैं हम लोग, लेकिन उसका उतना भाव नहीं मिल पाता हम लोग को, जितना ये ऑर्गेनिक होता है उतना मिल नहीं पाता। प्याज आप जैविक प्याज करते हैं? जैविक प्याज करते हैं, साथ में लाया हूँ। एक बार जोरदार तालियां जैविक प्याज करने के लिए, क्योंकि असल में खेती करने वाला किसान तो हो सकता है पर जय जय किसान नहीं हो सकता, लेकिन जो जैविक खेती करता है असल में वही किसान है। जोरदार तालियां ऑर्गेनिक करने वालों के लिए, जैविक खेती करने वालों के लिए। जी अब दोबारा से बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि एक तो थोड़ा प्रोडक्शन कम आता है जैविक, जी दूसरा भाव नहीं मिलता, वही भाव में वो जाता है, वही भाव में ये जाता है। हमारा वाला को जैविक का अलग भाव नहीं मिलता हम लोग। जी क्वालिटी अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन वो उतना मिल नहीं पाता रेट। जी कितना कितना जमीन है आपके पास में? जमीन तो मेरे पास 30-35 बीघा है। और सब में क्या करते हैं बाकी? प्याज, सब में गेहूँ 5 बीघा गेहूँ, बाकी प्याज और प्याज का बीज, यही सब करते हैं। जी दिखाएंगे, प्याज लेकर आए हैं? प्याज है हमारे साथ। जी
ये खा के देखो, ये खा के देखो सर, अलग ही स्वाद आएगा इसमें। ये शेखावटी ये शेखावाटी का सेव है। जी यही वो इसी रेट में वो बिकता है, इसी में ये बिकता है, कोई फर्क नहीं मिलता हम लोग को। जी। कितना साल हो गया आपको जैविक खेती करते? मेरे को जैविक खेती में तो 4-5 साल से ये कर रहा हूँ। सर्टिफाइड करवाया आपने? सर्टिफाइड मेरा सैंपल वगैरह गया है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया उसका, कोई रिपोर्ट नहीं आई उसकी। जी हाँ, जी हाँ। तो इनका सवाल असल में यही बनता है कि किस प्रकार से अपने इनको रजिस्टर्ड करवाएं, किस प्रकार से सर्टिफाइड करवाएं, जिससे कि जैविक की रेट इन्हें प्राप्त हो सके, जो मेहनत आप कर रहे हैं उसकी रेट आपको प्राप्त हो सके। आप यही सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, यही सवाल पूछना चाहते हैं। ये जैविक का इसका रेट मिलना चाहिए, इसमें कॉस्ट ज्यादा आती है, पैदावार कम होती है ना, प्रोडक्शन कम आता है इसमें, खर्चा भी ज्यादा, प्रोडक्शन भी कम आता है इसके अंदर। जी नहीं, भाव नहीं मिल पाता। आप लगे रहिए। प्याज तो वो चीज है जिसने प्रधानमंत्री तक बदल दी है। आप लगे रहिए, आपको जरूर इसमें सफलता मिलेगी। बैठिए साहब। इस वर्ष मैंने सब्जी इसीलिए नहीं भाई, क्योंकि गई बार लेके जाता मैं मंडी में जाता, मंडी में जाने के बाद वो 1 रुपया 1.5 रुपए किलो बिकती, तब से मेरा तो मन ही उठ गया सब्जी पे से। और क्या करते हैं सब्जी बनाने के साथ, किसानी के साथ क्या करते हैं? जो गेहूं, बस बाजरा, और इसके साथ साथ एक छोटा सा चैनल चालू किया हमने कॉमेडी का, धोलू राजस्थानी के नाम से भाई। अदरवाइज अगर किसानी में भी अगर पोसाएगा नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो उसको सोचना ही पड़ेगा ना। आप अपने चैनल की मार्केटिंग कर रहे हैं, सब्जियों की मार्केटिंग नहीं कर सकते? सर सब्जियों की मार्केटिंग, सब्जी मैंने बेची है बहुत। मेरा नाम मदन लाल शर्मा है, ग्राम 16 है, तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर से हूँ। जी सर पिछली बार मैंने काला गेहूं बाहर से मंगवा के उसको लगाया था जी। लेकिन उसका मार्केट में ऑनलाइन तो बहुत भाव दिखा रहा है, लेकिन उसका ग्राहक कोई है ही नहीं। तो ऐसे में क्या किया जाए ताकि उसकी कम से कम बिक्री कर सकूं? जी जी हाँ, वाकई में अच्छा सवाल है। कितनी जमीन है आपके पास में और कब से खेती कर रहे हैं? मेरे पास 15 बीघा जमीन है जी। और मैं 5-6 साल से खेती में लगा हुआ हूँ। पहले तो दूसरा धंधा था, लेकिन अभी 5-6 साल से मैं खेती कर रहा हूँ। क्यों आए तो वापस 5-6 साल से खेती में? 5-6 साल से ऐसे देखा कि अभी उम्र भी हो गई, बाहर कमा के भी कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि अपने घर में रहें, घर की खेती करें तो कुछ अपना भी फायदा हो, बच्चों का भी ध्यान रहे, और ये है सब उसी के लिए किया। और 100 रुपये किलो वो मंगवाया था सीड्स। उस टाइम हमने देखा ऑनलाइन में उसका कीमत लिखा था 6,000 से लेकर 10,000 रुपये क्विंटल। जी। तो मैंने पैदावार की, फिर मार्केट में खबर की कहीं कोई उसका ग्राहक है ही नहीं काला गेहूं का। जी। तो उसके लिए क्या किया जाए बिक्री के लिए? जी हाँ, अक्सर हम लोग YouTube पर देखकर, Facebook पर देखकर, सोशल मीडिया पर देखकर किसी तरह की अलग खेती करना शुरू कर देते हैं। उसमें देखते हैं, हमें पता चलता है किसी किसान ने किया, उसे बहुत अच्छा भाव मिला, परंतु जब हम खुद उसे करते हैं, धरातल पर उतरते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसका भाव हमें नहीं मिल पाया। इसलिए ये भी एक सलाह आप लोगों के लिए है कि जब तक आप अच्छी तरह से ना जान लें, जब तक आपको उसके मार्केट का पता ना हो, तब तक ऐसी चीज में हाथ ना आजमाएं जो कि आपको जिसके बारे में ना पता हो। तो ये थे किसानों के अपने सवाल। इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम इस खेत की विजिट पर चलेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि अब हम एक जगह पर चलेंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कौन कौन से इनके सेगमेंट हैं, हर उस सेगमेंट पर चलेंगे और हर उस सेगमेंट पर उन किसान के सवाल का जो जवाब है वो भी लेने की कोशिश करेंगे। इंदिरा जी, सवाल था किसानों का कि कौन कौन से प्रजाति के साथ वो मुर्गी पालन कर सकते हैं या कितने इन्वेस्टमेंट के साथ मुर्गी पालन किया जाता है? सर देखिए, मुर्गी पालन कई तरह का होता है, जिसमें मेरा मानना है कि अगर समन्वित कृषि प्रणाली अगर कर रहे हैं या इंटीग्रेटेड फार्मिंग हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो हमें देसी ब्रीड, जैसे एक ब्रीड है जो आजकल सबसे ज्यादा प्रचलन में है, कड़कनाथ, जो MP के झाबुआ जिले की ब्रीड है। और वो उसका जो मीट बोल सकते हैं या उसका अंडा जो है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री आता है, और अगर उसको यूज किया जाए तो किसी तरह की परेशानियां शरीर में नहीं होती हैं। अगर उसी मुर्गी को अगर फ्री स्टाइल में पाला जाए, फ्री स्टाइल बोले तो कि आपको उसको दाना नहीं डालना है, आपको खुले खेत में उसको पालना है, तो आप किसान की जो इनकम है वो 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी तक बढ़ाई जा सकती है। और जो बाकी ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। समन्वित कृषि प्रणाली में आपको गायों के साथ ये फ्री में आप इसको पाल सकते हैं। एक बार सिर्फ खर्चा होगा उसको लाने का। जैसे आपने ये शेड देखा इधर पीछे, ये शेड बिल्कुल लो कॉस्ट है। मैं इंटीग्रेटेड में सर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। इंटीग्रेटेड के मॉडल पूरे भारत में बहुत बड़े बड़े मॉडल हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके इंस्टीट्यूट ने, यूनिवर्सिटीज ने, किसानों ने लगाए हैं, लेकिन किसान उनसे रिलेट नहीं कर पाता है, क्योंकि किसान की बहुत हाई लेवल की वो फार्म है। जी, मतलब अगर मुर्गी पालन की बात करें, जो कि लोगों के सवाल थे, नंबर 1 तो कड़कनाथ से उसे शुरू करना चाहिए। कड़कनाथ है, वन राजा है, इस तरह की ब्रीड है, इनसे शुरू कर सकते हैं। और दूसरा उनका सवाल था कि इन्वेस्टमेंट कितना होता है इसमें?
देखिए सर, इन्वेस्टमेंट की बात करें, कम से कम कॉस्ट में जो अपना देसी तरीके से अगर अपन करें तो 10 बाई 10 का एरिया जो है 100 मुर्गियों के लिए सफिशियंट है। अगर फ्री स्टाइल में हम लोग पालते हैं तो 10 बाई 10 का 10 फीट बाई 10 फीट का जो रूम है, अगर इसकी खर्चे की बात करें तो 100 मुर्गियों में लगभग आपको 10,000 रुपये का खर्चा उसको लाने में होगा। 4 महीने बाद वो आपको अंडा देना शुरू कर देगी और शेड का जो खर्चा है वो 5,000 रुपये के आसपास शेड का खर्चा, इससे ज़्यादा लो कॉस्ट में इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। और कितने दिन में आपको इससे लाभ होना शुरू हो जाता है? अगर छोटे चूजे लेते हैं सर तो लगभग 4 महीने में आपको अंडा देना शुरू कर देती है मुर्गी, और अगर हम थोड़ा बड़ा लेते हैं उसका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो आपको जल्दी अंडा देना चालू कर देगी। जी। एक सवाल था बकरी पालन के बारे में। किसान भाई ने पूछा कि वो बकरी पालन करना चाहते हैं, अपनी खेती के साथ साथ में वो बकरी को पालना चाहते हैं, क्या कैसे शुरू करना चाहिए? सर, बकरी पालन एक ऐसा बिजनेस है जो साल में डबल हो सकता है। मतलब आपने अगर 10 रुपए लगाया है, 100 रुपए लगाया है तो वो अगले साल 200 रुपए तक हो सकता है। ये इस तरीके से एक बकरी अगर हम लोग लाते हैं जो सिरोही नस्ल की है या और बहुत सारी नस्लें हैं, सिरोही नस्ल की लाते हैं तो लगभग साल में मतलब 13-14 महीने में 2 बार भी आती है और 2 बच्चे लगभग लेके आती है, मैक्सिमम 2 बच्चे लेके आती है। तो अपनी इनकम को जस्ट डबल किया जा सकता है बकरी पालन के साथ। चलिए और आगे बढ़ते रहेंगे, इसी प्रकार सवालों के जवाब लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे खेत की विजिट के लिए। और इस खेत का सबसे खूबसूरत हिस्सा है जिसे हम अजोला यूनिट्स कह सकते हैं, अजोला फार्म कह सकते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे से ग्रीन हाउस से बने हुए ग्रीन बेड बने हुए हैं जिनके अंदर उग रहा है अजोला। क्या होता है अजोला, जानते हैं अर्जुन जी से। एजोला क्या है कि ये एक फर्न होती है, इसको अपने को घर पे बैकयार्ड जो होता है अपना घर के उसके बैकयार्ड में अपन लगा सकते हैं। इसका लगाने का जो उद्देश्य है वही है कि अपने जो जानवर होते हैं उनके लिए एक न्यूट्रिएंट जो डेफिशिएंसी होता है उसको ये फुलफिल करता है। न्यूट्रिएंट इन केस कहते हैं, बात करते हैं जैसे भैंस को या गाय को अगर जो भी पशु है अपने उनको चारा डालते हैं तो उसके साथ में कुछ उसको मिला के देते हैं, जिसमें अपने बिनोला होता है या फिर काकड़े का देना होता है या बंटे देते हैं, उसके साथ में अपन एजोला देते हैं। केवल चारे के साथ में एजोला देंगे तो इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो अपने दूध की जो है उसमें प्रोटीन, इसमें क्या है जो एजोला है इसमें प्रोटीन अच्छी खासी होती है, तो एक तो पौधे अपने जो जानवर है पशु है उसको एक प्रोटीन का जो डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो जाता है। दूसरा है कि उसकी मिल्क क्वांटिटी जो है वो क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों इंक्रीज होएगी, तो किसान के लिए फायदेमंद है। दूसरी चीज ये कि किसान इसको इतना इजी वे में लगा सकता है कि उसका कोई एक्सपेंसेस नहीं है। इजीली अपने फार्म यार्ड या घर के बाहर पीछे की जगह जो जगह होती है खाली जगह, वहां पे एक छोटा सा सेटअप लगाना 10 बाई 5 का, उसमें कुछ नहीं करना। एक बार आपको एजोला कहीं से लेके आना एज ए सीड, और उसको लगाने के बाद में एक बार लगाने के बाद में रेगुलर एक इंटरवल में, जैसे आज निकाल लिया 1 किलो, कल आप 1 किलो निकाल लो, तो इस तरीके से रेगुलरिटी में आप उसमें से 1-1 किलो 2-2 किलो आप निकाल सकते हो। अगर आपके पशु घर में ज्यादा है तो आप 2 यूनिट लगा सकते हो। जी हाँ, एक सवाल हमारे किसान भाई ने बोला था कि हम कोई बकरी पालन करना चाहते थे और कोई गो पालन करना चाहते थे। सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या अगर गो पालन करते हैं या जिस तरह की भी गो की नस्लें हैं, चाहे वो गिर हो चाहे थार पारकर हो, क्या उन सब के लिए ये जो अजोला है वो एक पौष्टिक आहार है? जी, ऐसा है कि जो भी पशु है हम यहाँ पे हमारे खरगोश को भी खिलाते हैं, हमारे कैमल्स भी है जिनका कैमल मिल्क हम बेचते हैं, हमारे पास घोड़े भी है, हमारे पास गाय भी है, भेड़ भी है, हमारे पास इवन मुर्गे भी है। उन सबको हम फीडिंग के लिए ये दिया जाता है, हमारा एजोला देते हैं। उसमें ये है कि हमारे को बाहर से कोई एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं होती कि बाहर काफ़ी एक्सपेंसेस जाता है, ये प्रोटीन का जितना भी सोर्सेज है वो कंप्लीट फुलफिल कर देता है। तो ईजिली फार्मर्स अगर कहते हैं कि गोपालन करना है या फिर बकरी पालन करना है तो एक अपना सब्स्टिट्यूट जो चाहिए उसको न्यूट्रिएंट का वो यहाँ से फुलफिल हो सकता है और इजीली वो इसको फार्मिंग कर सकता है। किसान भाई का सवाल था कि वो गो पालन करना चाहते हैं, परंतु किस तरह की गाय से शुरुआत करें और कैसे शुरुआत करें? देखो ऐसा है कि गोपालन अभी एक का जो आज का जो सिनेरियो है इंडियन मार्केट में जो मिल्क का जो सिनेरियो है उसमें ये है कि मिलावटी बहुत ज़्यादा हो रहा है और लोग जो सिटी में रहते हैं, अर्बन जो फैमिलीज है वो ये चाहती है कि हमें प्योरिटी के साथ में हमें मिल्क मिलने हमारे घर पे। वो एक बहुत बड़ा एक गैप अप है, वो गैप अप फिल नहीं हो पा रहा। उसका यही है कि फार्मर्स को अपनी देसी ब्रीड जितनी भी है जैसे गिर है, कांग्रेज है, राठी है, उन गायों के साथ में अपना एक डेयरी फार्म चला सकते हैं। उसका ये है कि एक तो क्वालिटी वाला मिल्क मिलेगा, दूसरा है कि किसान को एक अच्छा खासा प्राइस भी मिलेगा। अभी जयपुर का सिनेरियो ये है कि यहाँ पे 70-80 रुपए लीटर पर लीटर दूध जाता है गाय का, देसी गाय राठी का गिर का।
तो किसान इसको इजीली पाल सकते हैं। और पहले भी हमारा जो भारतीय जो संस्कृति थी उसमें जो एग्रीकल्चर का जो पार्ट था उसमें गिर गायों को ही रखा जाता था। होलिस्टीन है, फ्रीजियन है, ये गाय तो बाद में आई देशी थी। गाय देसी गाय से ही फार्मिंग करते थे और एक फार्मिंग में एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंस ही होती थी गाय की। जी हाँ, और गाय पालन का सबसे खास बात ये भी है कि आपको दूध मिलता है, दूध की उचित दाम मिलता है। इसके अलावा आपको अपने खेतों के लिए जैविक खाद उपलब्ध हो जाती है और आप एक जैविक खेती अपने खेतों में कर सकते हैं, जिसका कि अपने आप में उचित दाम मिलता है। अजोला को अगर हम सीधे शब्दों में समझे तो ये इसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं, पोषण खिलाते हैं, परंतु दूध के साथ उसे कोई ना कोई हेल्थ ड्रिंक भी देते हैं जिससे कि उसका पूरा विकास हो सके। अजोला असल में वही हेल्थ ड्रिंक है जो आपके पशुओं को पूरा विकास देगा, जिससे कि वो स्वस्थ रहें और उनकी दुधारू क्षमता, दूध देने की क्षमता बढ़ सके। चलिए बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। जी हाँ, और इस समय हम हैं इस खेत की नर्सरी में, जहां पर एक अजीब सा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। प्याज के पौधे भी हैं और गुलदाउदी के पौधे भी हैं। ये क्या है? सर ये अभी हमने गुलदाउदी की मदर नर्सरी लगाई है। नेक्स्ट ईयर हम लोग इसको लगभग 50,000 से लेके 1 लाख तक पौधे हमें तैयार करने हैं। हमने 10,000 पौधे भी प्लांट किए थे इस ईयर। और मतलब फूल लगा के भी किसान अपनी इनकम को कई गुना तक बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ हमने प्याज लगाया है। जब तक गुलदाउदी का पौधा जो है ब्लूम पे आएगा, फुल ग्रोथ पे आ जाएगा, उससे पहले प्याज जो है तैयार होके निकल जाएगा। तो ये 2 तरह की मिश्रित खेती भी हमने करी है कि एक ही समय पे 2 चीजें करके और इनकम को भी बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, मतलब कम जमीन में आप 2 तरह की खेती करके एक ही तरह से उनकी देखभाल करनी पड़ेगी और एक ही तरह से उन्हें पानी देना पड़ेगा। जी। क्या और गुलदाउदी से क्या फायदे हो सकते हैं किसानों को? फायदे ये है कि सर गुलदाउदी किसान अपने छोटे से जगह में लगा के एक नर्सरी तैयार करके और अपने खेत में जब सीजन आता है इसका, विंटर सीजन में जब वेडिंग सीजन चलता है उस टाइम पे इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। और जब एक गुलदाउदी का जो पौधा है फुल मेच्योर में आ जाता है, ब्लूमिंग साइज में, उस टाइम पे इसकी जो कटिंग्स है वो 5 से लेके 10 रुपए तक की पर स्टिक चली जाती है। और अच्छी क्वालिटी वाली अगर अपने पास गुलदाउदी का कलेक्शन है। रही बात गर्मियों में भी इसमें फ्लावरिंग होती है। उस टाइम पे गर्मियों में क्या कि फ्लावर्स की बड़ी डिमांड रहती है कि उस टाइम पे डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती है और बाहर से इंपोर्ट किया जाता है फूलों को। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या कौन कौन से पौधे हैं आपकी नर्सरी में? अभी हमारे पास गुलदाउदी है, हमारे पास हार सिंगार है, जामुन के पौधे हैं, कुछ हमारे पास स्टीविया है जो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा एक शुगर का काम करता है। स्टीविया का भी है। जी 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 जी, वो स्टीविया ही होती है, वो डायबिटिक। हाँ जी, उसका ये है कि बाई प्रोडक्ट बना के अपन पैकेजिंग करके और लोगों को दे सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनको हम दे सकते हैं। वो एक एज ए शुगर का काम करती है। चलिए आगे चलेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स की तरफ भी आगे चलेंगे। जी हाँ, नर्सरी भी अगर आप अपने खेत में रखते हैं और उस नर्सरी में तरह तरह के पौधे रखते हैं तो वो भी आपके लिए इनकम का एक अच्छा सोर्स है। इस छोटे से खेत में इन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स भी लगाए हुए हैं, जिसे स्टीविया, मीठी तुलसी कहते हैं, जो कि डायबिटीज के काम आती है। आइए हम चलते हैं उस तरफ। और अब हम घूमते घूमते आ गए हैं जैविक फार्म के उस हिस्से में जिसे कहा जाता है गेहूं उत्पादन क्षेत्र, जहां पर आप इस समय पर जैविक गेहूं के खेत में इस समय खड़े हैं। जी हां, गेहूं वो दाना जो कि हमें पोषण देता है, हमें भोजन देता है, हमारा पेट भरता है और इसी को अन्न कहते हैं और इसको उगाने वाले को अन्नदाता कहते हैं। इंद्रराज जी, ये जैविक गेहूं इस समय सामने उग रहे हैं। एक किसान भाई ने कहा कि मैं जैविक चीजें उगाता हूं परंतु मुझे उसका दाम नहीं मिलता। ये चीज जो है असल में अगर जिस तरह से जैविक का सिद्धांत है, जिस प्रकार से जैविक के लिए प्रेरित किया जाता है, उसमें बिल्कुल विपरीत जा रही है। असल में कहा जाता है कि जैविक का तो बहुत अच्छा दाम मिलता है। बिल्कुल सर, जैविक का आज का अगर समय देखें तो जैविक के बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। बहुत सारी कंपनियां आज के समय में ऐसी हैं जो जैविक प्रोडक्ट्स को खरीद रही हैं, परचेज कर रही हैं और किसान को जो बाजार मूल्य है उससे डबल तक, मतलब अगर 2,000 रुपये क्विंटल अगर मंडी में बिक रहा है तो किसान का जो ऑर्गेनिक गेहूं है वो 4,000 रुपये, 5,000 रुपये क्विंटल तक, अगर देसी गेहूं है तो 5,000 रुपये क्विंटल तक मार्केट हो रहा है। बस तलाश थोड़ी सी ये करनी है कि जो कंपनियां खरीद रही हैं वो कौन कौन सी कंपनियां हैं और आपके पास सर्टिफिकेशन है या नहीं है, क्योंकि इसको बेचने के लिए जैविक के लिए सर सर्टिफिकेशन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है।
क्योंकि जी उसी हाँ, ये भी एक सवाल था एक किसान भाई का कि मेरा सर्टिफाइड नहीं है या सर्टिफिकेशन मैं कैसे लूं, 4-5 साल से मैं कर रहा हूं, जैविक कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे दाम वो नहीं मिलता, हालांकि वो प्याज बो रहे थे। क्या क्या तरीका है सर्टिफाइड करने का? देखो ये है कि सर्टिफाइड करने का यही तरीका है कि राजस्थान गवर्नमेंट भी और काफ़ी प्राइवेट एजेंसियां भी है इसके लिए काम कर रही है। जैसे राजस्थान में राजस्थान ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है, वो फार्मर्स का वहां से डाटा लेती है, देन आफ्टर वो फार्मर्स के यहाँ पे ऑडिट करके 3 साल बाद में उनको एक फार्मिंग जो पैटर्न है उनको प्रमाणित कर देती है कि आपका फुली जैविक फार्म है आपका, और उसके बाद में आपको मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मार्केटिंग का ऐसा है कि आप थोड़ा सा अपने जो प्रोडक्ट है आपके पास, जैसे गेहूं है या सब्जी है, उसका थोड़ा सा अपने कस्बे पे या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके लोगों को थोड़ा सा जागरूक करो। लेने वालों की कमी नहीं है सर, जैविक के लोगों को पैसे, ऐसा नहीं कि पैसे देने में लोगों को दिक्कत है, लोग इजीली पैक करेंगे अगर उनको प्योरिटी के साथ में, अगर आप कोई खिलवाड़ नहीं करते हो, प्योरिटी के साथ में उनको देते हो तो। जी इंदिरा जी, एक और सवाल हमारे किसान भाई ने पूछा था, क्योंकि जितने भी सवाल हमने कार्यक्रम के शुरू में लिए, मैं चाहता हूं कि एक एक सवाल को हम आप लोगों से पूछें और सारे लोग यही मौजूद हैं। एक किसान भाई ने कहा कि उन्होंने यूट्यूब पर देखकर, सोशल मीडिया में देखकर, फेसबुक पर देखकर काला गेहूं उगा लिया, परंतु जब वो खुद उसे मार्केट में बेचने के लिए निकले तो उन्हें उसका भाव नहीं मिला। क्या कारण हो सकता है? सर देखिए, अभी जो मार्केट में बीज के रूप में जो काला गेहूं बेचा जा रहा है, वो जो मीडिएटर हैं, जो बिचौलिए हैं, वो एक ये नई चीज है काला गेहूं। तो इसकी वजह से क्या है कि मीडिएटर जो है उसको बहुत हाई दामों पे उसको सेल कर रहे हैं। जैसे अपन देखें मार्केट में 50 रुपए किलो से लेके 150-200 रुपए किलो तक बीज के रूप में बेचा जा रहा है, बल्कि उसकी जो रेट्स हैं वो हमारा जो जनरल गेहूं है, बंसी गेहूं है, उसके हिसाब से ही उसकी रेट्स होनी चाहिए। उसमें कुछ न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा होते हैं इसके बजाय, लेकिन जो रेट्स हैं वो लगभग सेम से हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो किसान भाई इसके लिए भी जानकारी थोड़ी सी रखें कि हमें ज़्यादा महंगा बीज काला गेहूं के नाम से नहीं खरीदना है। जी, वैसे काले गेहूं का मार्केट अच्छा है और काला गेहूं की अच्छी भाव मिल सकता है। जी, अगर अपन डायरेक्ट कस्टमर, मंडी में नहीं बिकेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को टच करते हैं, जो खुद उपयोग करने वाला है, उसके गुण अगर बताए जाते हैं तो बहुत अच्छी रेट में उसको सेल किया जा सकता है। जी हाँ, मुद्दा असल में यही है कि किसान को अपनी पूरी कीमत मिले, इसके लिए किसान को खुद को मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसे खुद को ग्राहक तलाशने पड़ेंगे, सीधे खेत से ग्राहकों तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी जाकर उसे अच्छी कीमत मिलेगी। बिल्कुल सही कहा है, किसान भाई सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अंधन के भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे, और वो कीमत उन्हें तभी मिलेगी जब वो थोड़ी सी मेहनत और करेंगे और मार्केट में निकलेंगे, बाजार में निकलेंगे। 3 दिन के एक्सपोजर विजिट में दिन भर जैविक फार्म में अपने सवालों के जवाब ढूंढने के साथ साथ किसान भाइयों ने कैमल फार्मिंग, गाय पालन और वर्मी कंपोस्ट बनाना भी सीखा। और अगले दिन ये सभी किसान भाई कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय का भ्रमण कर कई नई चीजें सीखी। इसके बाद ये सभी किसान भाई रवाना हुए प्रगतिशील किसान गंगाराम सेपट के कृषि फार्म में, जो कि अपने आप में किसी रिसर्च सेंटर से कम नहीं है। यहाँ पर इन्होंने पॉली हाउस मैनेजमेंट, स्ट्रॉबेरी की खेती इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की कि खुले खेत में अपनी बायोलैब दिखाते हुए जैविक खेती के महत्व के बारे में भी इन्हें बताया गया। इंटीग्रेटेड फार्मिंग के एक खूबसूरत उदाहरण अवाना जी के कृषि फार्म में भी इन किसानों ने समय बताया और कई नई जानकारियां हासिल की। इसके बाद ये सभी किसान पहुंचे मशरूम की जानकारी लेने, जहां इन्होंने मशरूम फार्मिंग के टिप्स भी प्राप्त किए। इन सभी विजिट्स के बाद सभी किसानों के चेहरों पर खुशी के अद्भुत भाव नजर आए और ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें 3 दिन में अपनी मंजिल का रास्ता मिल गया हो। मैं नाबार्ड और ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन के तत्वाधान में जो किसानों को सिखाने के लिए यहाँ लाया गया है, उसमें मैंने यही सीखा है कि इंटीग्रेटेड खेती करके युवा किसान अपना भविष्य अच्छे से निर्धारित कर सकते हैं। ग्रीन फाउंडेशन की ओर और नाबार्ड बैंक की ओर से जो किसानों को प्रेरित किया गया है, और इस भ्रमण के अंदर
हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और यहाँ जो कृषि संबंधित जो देखे हैं वो बना दवाई की चल रही है, वो बहुत ही बढ़िया लगी। इसमें बना दवाई की करनी चाहिए फसल करने से। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, जिसमें खेती के साथ साथ में जो अन्य गतिविधियाँ हैं जिनका खर्चा न के बराबर है और खेती में उसमें मदद मिलती है, खेती के साथ में किसान की आय भी बढ़ती है। जी हाँ, तो ये था आज का राम राम सा, जिसमें हमने आपको उन किसानों से मिलाया जो कि नाबार्ड द्वारा आयोजित एक्सपोजर विजिट पर जयपुर आए हुए हैं। सीकर के अलग अलग गांवों से इकट्ठे होकर उन्हें जयपुर भेजा गया है इंटीग्रेटेड फार्मिंग दिखाने के लिए। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक देखते रहिए A1 TV।